तो स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। आज मैं आपको बीपीएससी टीचर साइंस 3.0 में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि मैंने यूथ कंपटीशन टाइम से लिया है। आप देख भी सकते हैं, इसमें साइंस सॉल्व पेपर्स एंड प्रैक्टिस बुक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्टेट दे रखा है। देखिए साथियों, इसका मैं आपका ये शिक्षक पात्रता परीक्षा और 3.4 3.0 और 4.0 में जो साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 to 8 या 9 to 10, उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। आज मैं आपको 1 से 100 क्वेश्चन वन लाइनर कराऊंगा, जहां पर ज़रूरी होगा डिस्कशन भी करेंगे साथियों हम। और आप इसे बहुत ध्यान से सुने। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए साथियों अधिक स्पीड रहेगी, थोड़ा सा आप देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। इसका आंसर है, चूंकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें कारण दे रखा है। लिखा है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया। अभिकथन क्या है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारण क्या है, लोहा गर्मियों में फैलता है। सही विकल्प चुनना है। देखिए साथियों, सही विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें सही विकल्प में क्या आएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है, पदार्थ की वास्तविक गति ऊष्मा रूपांतरण की एक प्रणाली है। तो ये कौन सी प्रणाली है, संवहन है, जिसे हम कन्वेक्शन भी कहते हैं। अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। तो देखिए लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, लकड़ी। अगला क्वेश्चन, एक अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। क्या है, सल्फर चक्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है। तो देखिए साथियों, स्वाइन फ्लू विषाणु की वजह से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे फीवर यानी हे बुखार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा परागकण हो जाएगा। देखिए साथियों, ये प्रैक्टिस सेट 2 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं साथियों। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। असंचरणीय रोग, खसरा, रोहिणी, जलांतक। तो मधुमेह हमारा असंचरणीय रोग है, यानी जो एक दूसरे से संपर्क में आने पर नहीं फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं साथियों, रोगाणुवाहक कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो देखिए वर्क यानी डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। तो वर्क कितना है, 20 बराबर 20। एफ हमारा 20 है, गुणा डी हमारा 2 है, और कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 40/20 यानी 1/2। और काश में 1/2 किसका होता है, 60 अंश का मान होता है, इसीलिए ये 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए अगला 11वां क्वेश्चन लिखा है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं, 45 गुणा 16, तो ये हो जाएगी 1.2 मीटर। अब देखिए वर्ग क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ से 50 गुणा 10 गुणा एच कितना है, 7.2 यानी 3600 जूल हो जाएगा। जबकि पावर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्ग अपान जूल, यानी 3600/10 यानी 360 हो जाएगा, 360 वाट। ये आंसर है साथियों। अगला है 12वां, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसीलिए इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे कहा जाता है। तो इसे साथियों क्या कहेंगे, यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। 14वां है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमें देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं हम लोगों के, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते। इसमें गलत पूछा है। पहला, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, ये बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी सही है। सी पार्ट है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये साथियों क्या है, गलत है। और चूंकि गलत पूछा था तो यही हमारा क्या है, आंसर।
जबकि अगला भी देख लेते हैं, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। ये सही था। 15वां है, किसी लगाए गए द्रव बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, दाब क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन लिखा है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है साथियों। अब देखिए 17वां क्वेश्चन हमारा लिखा है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो ये क्या है, घनत्व है। 18वां क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवधिक सारणी में खोजे गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था, निम्न में से कौन सा तत्व को बाद में आवर्त सारणी में हाँ देखिए साथियों, लिखा है मेंडलीफ की आवर्धिक सारणी में खोजे नहीं गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था, निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ, तो वो क्या है हमारा, Ge, जर्मेनियम। अब देखिए परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, मोजले ने किया। 20वां है, नीचे के विकल्प में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण डैश आवर्त में बाएं से दाएं डैश समूह में ऊपर से नीचे, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए साथियों, इसमें सही विकल्प होगा विद्युत धनात्मकता, धात्विक लक्षण घटता है, ह्रास होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो देखिए ये साथियों आएगी 60 सेंटीमीटर। अगला है, आवर्धिक शीशा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्धिक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये होता है हमारा मृग मरीचिका। अगला है, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये किस में होता है, माइक्रोस्कोप में। बाकी कार हेडलाइट, फ्लैश लाइट और बायोस्कोप, इनमें हमारा जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला देखिए साथियों, हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। लिखा है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका जो प्रतिबिंब है आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा, ये उत्तल दर्पण होगा साथियों। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27वां, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये किसका कारण है, तो ये साथियों जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अगला है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यगत कुल बल होगा, तो देखिए एक ही दिशा में है भाई, ये 10 है और ये क्या है, 5 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 प्लस 15 न्यूटन हो जाएगा। लिखा है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है साथियों। अगला, दिए गए दो कथन ए और बी में कौन से या कौन सा सही है। पहला है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है। तो देखिए साथियों, इसमें कथन ए सत्य है जबकि कथन बी क्या है, हमारा असत्य है। 31 है, जब एक कार मोड़ लेती है तो कौन सा बल हमें बाहर की ओर धक्का देता है, ये हमारा कौन सा बल है साथियों, ये हमारा अपकेंद्री बल है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा, तो हम भाग देंगे, जो हमारा अंतर आ रहा है 10 में से 5 गया, 5/5 यानी 1 आएगा, तो 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड आंसर हो जाएगा। 33वां लिखा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। अगला है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो गति का पहला समीकरण साथियों किसके, वेग और समय के बीच संबंध दिखाता है। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है साथियों, इसे हम सोनार कहते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन लिखा है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो उसे हम टोन कहते हैं। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं साथियों, निर्वात में यात्रा नहीं करती हैं ध्वनि तरंगे। 38वां है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। 39वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। पहला है, H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। कथन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की
अनुपस्थिति के कारण है। तो देखिए इसमें केवल कथन ए सही है। ये कथन क्या था हमारा, H2SO4 का उपयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। अगला है 40वां क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए CaO, MgO, Al2O3 और Na2O, तो इनमें सबसे भिन्न क्या है, Al2O3 है। 41वां क्वेश्चन है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। तो न्यूट्रल रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो क्षार प्लस अम्ल, इसमें हमारा लवण बनता है और जल बनता है। बी सही है। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। तो देखिए हम ऊष्मा शोषी देख रहे हैं, तो ये कौन सी है, अपघटन प्रतिक्रिया है। फिर 43वां क्वेश्चन देखिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, 43वां इंपॉर्टेंट है। लिखा है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने हैं। C3H7COH ब्यूटेनॉल, इसे ब्यूटेल्डिहाइड कहते हैं, सही है। HCOH मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। C2H5COH प्रोपेनॉल, तो इसे हम प्रोपिएल्डिहाइड कहते हैं। जबकि H2COH एथेनॉल एसिटल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, गलत है। अब 44वां देखते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, बेंजीन है साथियों। अगला देखते हैं, अगला हमारा दे रखा है प्रश्न क्या 45, लिखा है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है, कितना होता है साथियों, 14 होता है। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है, कौन सी, एल्यूमिनियम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह है बायोपिक्स का सिद्धांत। 48वां है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं आणविक जाति व्रंत। लिखा है 49, इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों हमारा समजात। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 50, लिखा है मानव जाति यानी होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष देखे जा सकते हैं किसमें, अफ्रीका में। 51 है, स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा BIT द्वारा दर्शाई जाती है। ये साथियों इसका आंसर है, आंसर नंबर डी, BIT। 52 है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है साथियों। विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन बराबर W/Q। 54 हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है, बैटरी बदलती है। 55 है, जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। जनरेटर किसे करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है, किसका करता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, इसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, बाकी ये अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता और पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है साथियों। ये सभी हमारे क्या हैं, सही हैं। अब हम 58 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 58 वाला क्वेश्चन है, प्रेरक लीड के आर पार अनुप्रयुक्त AC वोल्टता की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक रूप में बढ़ता है। अब अगला देखिए, AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है साथियों, AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। 60वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना है साथियों, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला लिखा है 61 वाला, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है, क्या, एंडोस्पोर्स बना सकता है साथियों। अगला है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। 63वां क्वेश्चन है हमारा, लिखा है निम्नलिखित में कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं। तो इसका आंसर है मार्सिलिया। आम का वैज्ञानिक नाम साथियों क्या है, मैगीफेरा इंडिका। 65 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका आंसर है राइजोपस।
अगला, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, इसका आंसर होगा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। प्रकृति की पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। अब देखिए, रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? गणना की इकाई क्या है हमारी? मोल है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? इसका आंसर है बर्जीलियस। अगला है, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, क्या है? न्यूट्रिनो। 72 रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज हुई, तो किसकी खोज हुई? परमाणु नाभिक की खोज हुई थी जब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था। 73वां है, यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 18 होती है। 74वां क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन। अब है हमारा, संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। 76 निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो किसके बल होता है? ठोस के। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो देखिए, केंचुआ हमारा कशेरुकी नहीं है, मछली, छिपकली और मेढक कशेरुकी जीव है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो देखिए, प्लेटिपस अंडे देता है, बाकी खरगोश, बतख, कंगारू ये अंडे नहीं देते हैं। अब देखिए, लिखा है, को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका के पावर हाउस क्या होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। लिखा है, कोशिका का वह वाहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवशेषों को उसके वह वातावरण से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। अगला है हमारा, एक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाफेज। अगला है, पौधों में पाया जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मार्क कर लें आप। एंथ्रोसाइनिन या एंथ्रोयासनिन भी कहते हैं इसे। 83 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पश कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। लिखा है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कौन बचाता है हमारा? केराटिन बचाता है। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो देखिए, कंकाल पेशी हमारा संयोजक ऊतक नहीं है। किस पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, जा से जल, जा से जाइलम। 87 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह है हमारा एस्कर्बिक एसिड। अब अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास। अब देखिए, 89 क्वेश्चन, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 90 पौधे द्वारा आंतरिक जल से छुटकारा पा सकते हैं, किससे? बाष्पोत्सर्जन से। अब देखिए साथियों, हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन 91, लिखा है, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, लेकिन प्रोटोकार्डेटा नहीं है। डाइलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं। देखिए साथियों, जब किडनी खराब हो जाती है तब ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के लिए डायलाइजर, जिसे डायलिसिस कहते हैं, वह प्रक्रिया की जाती है। श्वसन, लार, श्रवण और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं मेरुशीर से। यह अभी TRD पॉइंट 2.0 में पूछा गया था कि जब हम भोजन खा निगलते हैं तो भोजन नली में कौन सी प्रक्रिया द्वारा भोजन आगे बढ़ता है? तो ये हमारा था इसी से रिलेटेड। अब देखिए, 94, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो एडम का एप्पल किसे कहते हैं? कंठ या टेटुआ को। 95, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 2। 96, उर्वरकों के बेथैलों पर मुद्रित अक्षर NPK क्या है? NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। ये N, P और K।
अगला है 97 रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुपोषण के कारण होता है। अब देखिए सुपोषण का क्या कारण होता है? सुपोषण किसके कारण होता है? यानी नाइट्रेट और फास्फेट के कारण। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए साथियों, सही वाला पूछा है, तो ये कौन सा है? हमारा बी पार्ट है। ओजोन क्षय और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCS। आखिरी क्वेश्चन 100वां साथियों, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? सुंदरलाल बहुगुणे इसके जनक थे। देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। देखिए साथियों, धन्यवाद। मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अब मैं अगला प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आपके लिए लाऊंगा। आप लोग इसे 1 से 2 बार देखें, जिससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, याद हो जाए, और वहाँ पर जैसे ही आपके सामने एग्जाम हॉल में आएंगे क्वेश्चन, आप इसका उम्मीद है बिल्कुल सही आंसर देंगे। धन्यवाद साथियों।